नमस्कार। तारीख है आज 14 अक्टूबर 2025। आज के अखबार आ चुके हैं और बॉस उनको पढ़ने के बाद जो निचोड़ निकला है ना, वो लेकर हम हाजिर हैं। एकदम डिटेल्ड एनालिसिस, ऐसा कि कुछ छूटेगा नहीं। और देखो, लंबे समय में ना ये आपका टाइम बचाएगा, गारंटीड। यूपीएससी के लिए डेली न्यूज एनालिसिस कितना जरूरी है, ये तो मतलब बच्चा बच्चा जानता है। क्यों सुने हमें? क्योंकि हम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और जो भी भरोसेमंद सरकारी वेबसाइट्स हैं, उनसे दिन भर की सबसे काम की चीजें निकालकर एकदम क्लियर, समझाने वाले फॉर्मेट में पेश करते हैं, ताकि आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस ना हो। सेम डे कवरेज जिसे आप चलते फिरते सुन सकते हैं, और फिर रिवीजन के लिए एकदम शॉर्ट नोट्स रोज हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाते हैं। तो चलो यार, शुरू करते हैं आज का पूरा पोस्टमार्टम। बिल्कुल, आज का मेन्यू एकदम फुल है और हर डिश मतलब हर टॉपिक अपने आप में हैवी वेट है। पहला स्टॉप, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राज व्यवस्था और शासन। हाँ, और इसमें आज स्पॉटलाइट में है सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सीन क्या है? देखो, इंडस वाटर्स ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि जो 1960 में हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर, उसको इंडिया ने एक तरफा सस्पेंड कर दिया है। अब इस बदले हुए जियोपॉलिटिकल माहौल में जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर ये जो सावलकोट प्रोजेक्ट है, इस पर सेंटर गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार एकदम फुल पावर जोर लगा रही है। हाँ, द हिंदू का एडिटोरियल तो ये कह रहा है कि पावर मिनिस्ट्री, ऊर्जा मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, इसे स्ट्रेटेजिक वैल्यू यानी सामरिक महत्व का बताकर जो मैंडेटरी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और कैरियंग कैपेसिटी स्टडीज, वहन क्षमता अध्ययन होती हैं, उनसे छूट यानी एग्जेम्पशन मांग रही हैं। मतलब रूल्स को थोड़ा साइड करने की बात चल रही है। करेक्ट पकड़े हैं। ये अब सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत के गवर्नेंस का, शासन का लिटमस टेस्ट है। कैसे? ये दिखाता है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स, रणनीतिक ज़रूरतें, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संधि दायित्व, खासकर IWT को लेकर, और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, पारिस्थितिक स्थिरता के बीच बैलेंस कैसे बनाता है। मतलब ये एक बड़ा इम्तिहान है, समझ लो। एग्जैक्टली। थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं, एस्पिरेंट्स के लिए ये जरूरी है। प्रोजेक्ट का नाम सावलकोट, नदी चेनाब, प्लांट कैपेसिटी 1.8 गीगावाट, 1.8 गीगावाट, संधि इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960, 1960, इसमें वर्ल्ड बैंक बिचौलिया बना था। चेनाब जो है वो वेस्टर्न रिवर्स में से एक है, जिसका पानी टेक्निकली पाकिस्तान को एलोकेटेड है, पर इंडिया को उसमें रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स बनाने की परमिशन है, कुछ डिजाइन शर्तों के साथ। बिल्कुल। इन्वॉल्व्ड इंस्टीट्यूशंस कौन है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, केंद्रीय गृह मंत्रालय, और NHPC लिमिटेड। सिलेबस टैग्स भी नोट कर लो। GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इंडिया एंड नेबरहुड, सरकारी नीतियां भारत और पड़ोस, और GS पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी कंजर्वेशन, EIA, अवसंरचना, ऊर्जा संरक्षण, EIA। कुछ की कॉन्सेप्ट्स भी दिमाग में क्लियर होने चाहिए। पहला, रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या भला है? सिंपल है, इसमें पानी का स्टोरेज बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। पानी को डाइवर्ट करके टर्बाइन्स घुमाई जाती हैं और फिर वापस नदी में छोड़ दिया जाता है, नदी के फ्लो का इस्तेमाल बिना उसे ज्यादा रोके। अच्छा। दूसरा, ग्रेविटी डैम। ये कंक्रीट या पत्थर से बनता है और पानी के प्रेशर को अपने खुद के वेट से रोकता है। भारी भरकम होता है ये। हाँ, काफी बड़ा होता होगा। कितनी पॉपुलेशंस, आबादी या डेवलपमेंट विकास झेल सकता है, मतलब पर्यावरण की लिमिट क्या है। ओके। और चौथा, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट, संचयी प्रभाव मूल्यांकन। ये किसी एक एक्शन का इम्पैक्ट देखता है, लेकिन अकेले नहीं, बल्कि उसे पास्ट, अतीत, प्रेजेंट, वर्तमान और रीजनेबली फोर्सिएबल फ्यूचर, तर्कसंगत रूप से पूर्वानुमानित भविष्य के दूसरे एक्शंस के साथ जोड़कर। मतलब सबका मिला जुला असर। एग्जैक्टली। मतलब एक प्रोजेक्ट का असर दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ मिलकर कैसा होगा। प्रीलिम्स के लिए क्या क्या खास ध्यान में रखना है? नदी चेनाब, मैं रिपीट कर रहा हूँ, चेनाब, लोकेशन जम्मू एंड कश्मीर। हाँ। प्रोजेक्ट टाइप कहने को तो रन ऑफ रिवर है, पर इसमें एक बड़ा रिजर्वोयर बनाने का प्लान है, 50,000 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी। बाप रे, 50,000 करोड़ लीटर। हाँ, तो फंक्शनली कार्यात्मक रूप से ये स्टोरेज डैम जैसा हो जाता है। बिल्कुल। चेनाब पर पहले से कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? डुलहस्ती, बगलिहार
और सलाल। और आईडब्ल्यूटी के तहत चिनाब एक वेस्टर्न रिवर है। ये फैक्ट्स एकदम रट लो। अब आते हैं मेंस के एनालिसिस पर, जो असली खेल है। पहला पॉइंट है जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग वर्सेस इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी। प्रोजेक्ट पर जोर देने की टाइमिंग देखो, आईडब्ल्यूटी सस्पेंशन के ठीक बाद। हाँ, ये तो है। तो ये प्रोजेक्ट अब सिर्फ एनर्जी इनिशिएटिव नहीं लगता, ये पाकिस्तान को एक सिग्नल देने जैसा ज्यादा लगता है। लेकिन इसमें एक पेच है। क्या इससे भारत की रिस्पॉन्सिबल अपर राइपेरियन स्टेट वाली इमेज को धक्का लगेगा? मतलब जो देश नदी के ऊपरी हिस्से में है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, क्या हम वो निभा रहे हैं? इसका असर दूसरे वाटर डिस्प्यूट्स, जल विवादों पर भी पड़ सकता है, जैसे चाइना के साथ ब्रह्मपुत्र को लेकर। और हाँ, थर्ड पार्टी आर्बिट्रेशन का रिस्क भी बढ़ सकता है। मतलब कोई और देश बीच में आ सकता है? हाँ, कोई और देश बीच में कूद सकता है मामला सुलझाने। दूसरा बड़ा पॉइंट है नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा का आर्ग्यूमेंट तर्क। एक गवर्नेंस चैलेंज, शासन चुनौती के रूप में एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट्स को बाईपास करने के लिए स्ट्रेटेजिक वैल्यू, सामरिक महत्व का हवाला दिया जा रहा है। हाँ, ये एक ट्रेंड सा बन गया है। सवाल ये उठता है कि क्या ये स्टैट्यूटरी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस को कमजोर करने का तरीका है? हिमालय क्षेत्रों में दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी ये पैटर्न देखा गया है। यार, ये तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के लिए एक एथिकल डिलेमा है। कहाँ तक सिक्योरिटी नीड्स वास्तविक हैं और कहाँ ये नियमों को गोल करने का बहाना बन जाती हैं। बड़ा ट्रिकी बैलेंस है ये। बिल्कुल ट्रिकी है। और तीसरा और शायद सबसे सीरियस पॉइंट, इकोलॉजिकल एंड सोशल कॉस्ट्स। चेनाब बेसिन पहले से ही एक बम्पर टू बम्पर हाइड्रो पावर कॉरिडोर है, मतलब लाइन से बांध बने हुए हैं। अच्छा, पहले से ही काफी हैं। हाँ, एक और बड़ा बांध, वो भी बिना क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट के। सोचो क्या क्या गड़बड़ कर सकता है। सेडिमेंट लोड बढ़ सकता है, स्लोप इंस्टेबिलिटी हो सकती है, डाउनस्ट्रीम डैमेज हो सकता है, और साइज्मिक एक्टिविटी यानी भूकंप का खतरा भी बढ़ सकता है। और सोशल कॉस्ट, सामाजिक लागत वो कितनी है? बाप रे, करीब 1500 परिवार डिस्प्लेस होंगे और 847 हेक्टेयर जंगल साफ हो जाएगा। बाप रे, 1500 परिवार? हाँ, और सबसे शॉकिंग बात, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट की कॉस्ट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का सिर्फ 0.6%। 0.6%? 0.6%? हाँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ 0.6%। क्या मजाक है ये? ये तो बहुत कम है। बिल्कुल। प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी 9,000 करोड़ रुपए बढ़ गई है। ये सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और इक्विटेबल डेवलपमेंट, समान विकास पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। मतलब विकास किसके लिए? तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में? शॉर्ट टर्म में हो सकता है क्लियरेंसेस तेजी से मिल जाए, पाकिस्तान प्रोटेस्ट करे, लोकल लोग प्रोटेस्ट करें। मीडियम टर्म में इकोलॉजिकल डैमेज पक्का है, पड़ोसियों के साथ रिलेशंस और बिगड़ सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में ये भारत के गवर्नेंस को टेस्ट है, जिससे या तो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी या इंस्टेबिलिटी आएगी। तो वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए? देखो, रियल नेशनल सिक्योरिटी इज इक्वल टू इकोलॉजिकल सिक्योरिटी प्लस सोशल स्टेबिलिटी। एक ट्रांसपेरेंट क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट एब्सोल्युटली जरूरी है। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। आईडब्ल्यूटी सस्पेंशन का इस्तेमाल नियमों को बाईपास करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि हाइड्रोलॉजिकल डेटा ट्रांसपेरेंसी, जल वैज्ञानिक डेटा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए होना चाहिए, जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, विश्वास बहाली उपाय हो सकता है। इसे दूसरे प्रोजेक्ट्स जैसे चारधाम परियोजना, तीस्ता रिवर डिस्प्यूट, तीस्ता नदी विवाद और ब्रह्मपुत्रा पर चीन के बांधों से जोड़कर भी देखना चाहिए। चलो अब गियर बदलते हैं और चलते हैं इकोनॉमी की दुनिया में। आज इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज 2025 का अनाउंसमेंट हुआ है। बिग न्यूज़। हाँ, स्विरिज रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, जिसे हम नॉर्मली अर्थशास्त्र का नोबेल कहते हैं, 2025 के लिए 3 इकोनॉमिस्ट्स अर्थशास्त्रियों को मिला है। जोएल मोखिया, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, फिलिप एगियन, कॉलेज डे फ्रांस और पीटर हाविट, ब्राउन यूनिवर्सिटी। और इन्हें यह अवार्ड क्यों मिला है? मतलब क्या कारनामा किया इन्होंने? इन्हें ये समझाने के लिए मिला है कि कैसे इनोवेशन, नवाचार और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, तकनीकी प्रगति, पिछले 2 सेंचुरीज, 2 सदियों से सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, निरंतर दीर्घकालिक आर्थिक विकास लाते रहे हैं। बेसिकली आज हम जो इतने अमीर कंपैरेटिवली हुए हैं, उसका इंजन कैसे काम करता है, ये इन्होंने समझाया है।
ये ग्रोथ आती कहाँ से है? बैकग्राउंड डिटेल्स क्या हैं? पुरस्कार है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, विनर्स 2025, विजेता 2025, जोल मॉकियर, फिलिप एगियन, पीटर हाउइट। कोर कॉन्सेप्ट, मूल अवधारणा है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, दीर्घकालिक आर्थिक विकास के सोर्सेज, स्रोत इनोवेशन, नवाचार, टेक्नोलॉजिकल चेंज, तकनीकी परिवर्तन, और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, रचनात्मक विनाश का आइडिया, विचार। सिलेबस टैग है जीएस पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था, वृद्धि, विकास। कुछ की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में। पहला, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ये टर्म दिया था जोसेफ शुम्पेटर ने। ये क्या है? ये इंडस्ट्रियल म्यूटेशन का प्रोसेस है जो लगातार इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को अंदर से बदलता रहता है, पुराने को डिस्ट्रॉय करता है और नए को क्रिएट करता है। अच्छा, जैसे स्मार्टफोन ने पेजर को खत्म कर दिया। हाँ, बिल्कुल सही एग्जाम्पल। स्मार्टफोन आया, उसने पेजर को खत्म कर दिया। टैक्सी इंडस्ट्री थी, राइड शेयरिंग एप्स ने उसे डिसरप्ट कर दिया। यही है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। समझ गया। और दूसरा कॉन्सेप्ट, प्रोपोजिशनल नॉलेज। दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रोपोजिशनल नॉलेज, प्रस्तावक ज्ञान। ये जॉल मुखाय का कॉन्सेप्ट है। ये नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक घटनाएं क्यों काम करती है, इसकी थियोरेटिकल या साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है। ये प्रिस्क्रिप्टिव नॉलेज यानी चीजें कैसे बनाए के प्रैक्टिकल नॉलेज से अलग है। मतलब क्यों जानना, न कि सिर्फ कैसे। इंटरेस्टिंग। और तीसरा? जनरल एक्विलिब्रियम। और तीसरा है जनरल एक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक मॉडलिंग में एक ऐसी सिचुएशन, स्थिति, जहां सभी डिफरेंट मार्केट्स जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, लेबर सब एक साथ एक्विलिब्रियम, संतुलन में हों। एगियन और हाउइट ने इस कॉन्सेप्ट को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थियरी पर अप्लाई किया। प्रीलिम्स के लिए क्या रट्टा मारना है? विनर्स जोल मुखाया, फिलिप एगियन, पीटर हाउइट। मैं नाम रिपीट कर रहा हूं, जोल मुखाया, फिलिप एगियन, पीटर हाउइट। हाँ, नाम जरूर याद रखें। कंट्रीब्यूशन का फील्ड, क्षेत्र, इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, नवाचार संचालित आर्थिक विकास। की डिफरेंस क्या है? मॉकियर का काम इकोनॉमिक हिस्ट्री पर बेस्ड है, वो कहानी बताते हैं, जबकि एगियन और हाउइट का काम मैथमेटिकल मॉडलिंग पर है, वो फॉर्मूला बनाते हैं। बिल्कुल, और इनसे जुड़ा कॉन्सेप्ट है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अब आते हैं मेंस के एनालिसिस पर। ये अवार्ड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हिस्ट्री और मॉडर्न इकोनॉमिक्स को जोड़ने वाली एक यूनिफाइड थियरी देता है। नोबेल कमेटी ने दोनों अप्रोचेस, हिस्टोरियन और मैथमेटिकल मॉडलर्स को ऑनर सम्मानित किया है। अच्छा, तो दोनों जरूरी हैं। हाँ, मॉक्यूर बताते हैं कि ग्रोथ स्टार्ट क्यों हुई। साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट, प्रोपोजिशनल नॉलेज से यूजफुल नॉलेज का बनना, और सोसाइटी का चेंज, बदलाव के लिए ओपन होना। एगियन और हाउइट बताते हैं कि ये प्रोसेस आज कैसे काम करता है। पेटेंट से मिलने वाले टेम्पररी मोनोपोली प्रॉफिट्स इनोवेशन को इंसेंटिवाइज करते हैं। माइक्रो लेवल फर्म स्तर पर जो उथल-पुथल होती है, वो मैक्रो लेवल राष्ट्रीय स्तर पर स्टेबल ग्रोथ लाती है। तो शॉर्ट में कहें तो मॉक्यूर इंजन स्टार्ट किए हुआ, एगियन और हाउइट इंजन आज कैसे चलता है। और डेवलपिंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया के लिए क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है? और ये इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक डायनामिज्म यानी आर्थिक गतिशीलता का मतलब सिर्फ न्यू इंडस्ट्रीज, नए उद्योग बनाना नहीं है, बल्कि ओल्ड पुरानी अनकम्पेटिटिव यूनिट्स को फेल होने देना भी है। हाँ, ये मुश्किल होता है अक्सर। बिल्कुल। ऐसी पॉलिसीज यानी नीतियां जो एग्जिस्टिंग फर्म्स, मौजूदा फर्मों को जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्शन देती हैं, वो ग्रोथ को एक्चुअली रोक सकती हैं। ये थ्योरी मुश्किल सुधारों जैसे लेबर लॉज, इनएफिशिएंट पीएसयूज, अक्षम सार्वजनिक उपक्रमों का प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए एक थ्योरेटिकल बेसिस यानी सैद्धांतिक आधार देती है। मतलब पुरानी चीजों को जाने देना भी जरूरी है नई चीजों के आने के लिए। तो इंडिया के लिए पॉलिसी इंप्लीकेशंस क्या हुए? मतलब सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम, ये सब ग्रोथ इक्वेशन, विकास समीकरण का एक पार्ट है। बट लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इन्हें क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, सामाजिक परिणामों को मैनेज करने वाली पॉलिसीज से सप्लीमेंट करना होगा। जैसे स्ट्रॉन्ग सोशल सेफ्टी नेट्स, मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल, ताकि जो लोग जॉब खोएं वो सड़क पर ना आ जाएं। डिस्प्लेस्ड वर्कर्स के लिए रीस्किलिंग, अपस्किलिंग प्रोग्राम्स, पुनर्कौशल उन्नयन कार्यक्रम,
और एक ऐसा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, नियामक वातावरण, जो नई फर्म्स की एंट्री और फेल हो चुकी फर्म्स के एग्जिट को आसान बनाए। अच्छा। इन नोबेल लॉरिएट्स का रिसर्च कहता है कि इस डिस्ट्रप्शन को मैनेज करना ग्रोथ में रुकावट नहीं है, बल्कि इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है। इसे हम एक कंपैरेटिव टेबल में भी देख सकते हैं शायद। हाँ, संक्षेप में मोकर ने हिस्टोरिकल ओरिजिन्स, ऐतिहासिक उत्पत्ति बताई, इकोनॉमिक हिस्ट्री अप्रोच, जबकि एग्योन हावर्ट ने मैकेनिज्म का मॉडल बनाया, मैथमेटिकल मॉडलिंग अप्रोच। दोनों मिलकर पूरी पिक्चर देते हैं। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? शॉर्ट टर्म में इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी, R&D फंडिंग, अनुसंधान और विकास वित्त पोषण, IPR, बौद्धिक संपदा अधिकार पर फोकस बढ़ेगा। मीडियम टर्म में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पर असर पड़ेगा, कंपटीशन पर जोर बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए इंटेलेक्चुअल बेसिस मजबूत होगा। वे फॉरवर्ड कंक्लूजन क्या है? भारत के लिए एक होलिस्टिक इकोसिस्टम चाहिए। फंडामेंटल रिसर्च, वैज्ञानिक जांच का कल्चर, रिस्क टेकिंग और एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट देना, साथ ही सोशल सिक्योरिटी का जाल। फोकस सिर्फ नए चैंपियंस बनाने पर नहीं, बल्कि इनएफिशिएंट फर्म्स के एग्जिट के एफिशिएंट मैकेनिज्म पर भी होना चाहिए। इसे हम आत्मनिर्भर भारत, PLI योजना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC, दिवाला और दिवालियापन संहिता और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके, अब चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ। पहली खबर है इंडिया द्वारा UN ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज का कॉन्क्लेव होस्ट करना। साउंड्स इंपॉर्टेंट। हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत 14 से 16 अक्टूबर तक न्यू दिल्ली में यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज UNTCC चीफ्स कॉन्क्लेव की मेजबानी कर रहा है। अच्छा, दिल्ली में? हाँ, इसमें 33 से ज्यादा देशों के आर्मी चीफ, सेना प्रमुख और सीनियर मिलिट्री लीडर्स, वरिष्ठ सैन्य नेता शामिल हो रहे हैं, मेनली ग्लोबल साउथ और यूरोप से। हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान भी हैं। पर इसमें कोई नहीं है। लेकिन नोट करने वाली बात है कि चाइना और पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया है। मैं रिपीट कर रही हूँ, चाइना और पाकिस्तान इसमें नहीं है। इंटरेस्टिंग है ना? इंटरेस्टिंग इंडीड। इसका पर्पस क्या है? क्यों कर रहे हैं हम ये कॉन्क्लेव? मेन पर्पस है UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों के फ्यूचर पर डिस्कस करना। इस इनिशिएटिव से इंडिया ग्लोबल पीस कीपिंग डिस्कोर्स, वैश्विक शांति स्थापना विमर्श के सेंटर स्टेज पर आ गया है। थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो इवेंट, कार्यक्रम, UNTC चीफ्स कॉन्क्लेव, होस्ट, मेजबान, इंडिया, न्यू दिल्ली। UN पीस कीपिंग में इंडिया का रोल बहुत बड़ा रहा है। 75 सालों से कंट्रीब्यूटर रहा है। अभी करीब 5500 पर्सनल कर्मी डिप्लॉयड, तैनात हैं। 5500? यस। हाँ, काफी बड़ा नंबर है। हाँ, और सैडली सबसे ज्यादा फेटालिटीज, मौतें भी इंडिया के सोल्जर्स की हुई हैं। 179। ये नंबर याद रखना जरूरी है, 179। ओह, दैट्स सैड। सिलेबस टैग्स, GS पेपर 2, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह। कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हाँ, ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री, TCC सैन्य योगदानकर्ता देश वो UN मेंबर स्टेट है जो वॉलंटियरली, स्वेच्छा से मिलिट्री, सैन्य या पुलिस पर्सनल, पुलिसकर्मी, पीस ऑपरेशन, शांति अभियानों के लिए प्रोवाइड करता है। पीस कीपिंग मैंडेट, शांति स्थापना शासनादेश, UN सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पीस मिशन, शांति मिशन को असाइन किए गए टास्क, कार्य और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और ग्लोबल साउथ डेवलपिंग और लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए यूज होने वाला टर्म है। और वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, दुनिया एक परिवार है। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति का गाइडिंग प्रिंसिपल, मार्गदर्शक सिद्धांत है। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स चेक। इवेंट UNTCC चीफ्स कॉन्क्लेव, होस्ट सिटी न्यू दिल्ली, की एब्सेंटीज मुख्य अनुपस्थित, चाइना एंड पाकिस्तान। इंडियाज कंट्रीब्यूशन 5500 कर्मी, 179 फैटालिटीज, मौतें, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा। गॉट इट? नाउ मेंस एनालिसिस, जो ज्यादा डीप है। पहला, ये ग्लोबल साउथ कंसेंसस, ग्लोबल साउथ सर्वसम्मति बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव, रणनीतिक कदम है। UN पीस कीपिंग में एक असिमेट्री है, विषमता है।
UNSC P5 देश डिसीजंस लेते हैं और ग्लोबल साउथ के देश ट्रूप्स सैनिक भेजते हैं जो ग्राउंड पर रिस्क जोखिम उठाते हैं। हाँ, ये तो है। इंडिया इस कॉन्क्लेव के थ्रू TCCs को अपनी वॉइस आवाज मजबूत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। ये डिस्कशन का सेंटर न्यूयॉर्क से हटाकर एक्चुअल कंट्रीब्यूटर्स के प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश है। बेसिकली इंडिया लीडरशिप क्लेम कर रहा है। पॉइंट नंबर 2। दूसरा, इंडिया का कंट्रीब्यूटर से थॉट लीडर तक का एवोल्यूशन। डेकेड्स तक इंडिया बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स में से एक रहा। ये कॉन्क्लेव इंडिया के रोल के एवोल्यूशन का सिग्नल है। पैसिव इम्प्लीमेंटर से पीस कीपिंग के फ्यूचर को डिफाइन करने वाले एक्टिव थॉट लीडर तक। मतलब अब सिर्फ सैनिक भेजना नहीं बल्कि सोचना भी कि कैसे हो। एग्जैक्टली। एजेंडा, बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करना, कोऑपरेशन बढ़ाना इस एम्बिशन को दिखाता है। ये इंडिया के बैलेंसिंग पावर से लीडिंग पावर बनने के गोल के साथ अलाइन करता है। एंड द थर्ड पॉइंट। तीसरा, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एथोस को रीइंफोर्स करता है। ये इनिशिएटिव वसुधैव कुटुंबकम के एथोस के तहत है। ये कॉन्क्लेव को इंडिया के रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल स्टेक होल्डर होने के विजन से जोड़ता है। ग्लोबल इंपॉर्टेंस के इशू पर लीडरशिप लेकर इंडिया ग्लोबल गवर्नेंस में बड़ी भूमिका जैसे UNSC परमानेंट सीट के लिए अपनी क्रेडेंशियल्स मजबूत करता है। लुक, वी आर लीडिंग। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? शॉर्ट टर्म में TCC लीडरशिप के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन, मीडियम टर्म में TCC का इनफॉर्मल या फॉर्मल कॉकस बन सकता है जो बेटर रिसोर्सेज, सेफ्टी और UNSC में ज्यादा आवाज की एडवोकेसी करेगा। और लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में UN सिस्टम में इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, ग्लोबल सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट पार्टनर की इमेज मजबूत होगी। वे फॉरवर्ड? इस कॉन्क्लेव को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, एक रेगुलर फोरम बनाना चाहिए। रिकमेंडेशंस UN डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान विभाग और UNSC को सबमिट करनी चाहिए। इंडिया अपने ट्रेनिंग सेंटर्स का यूज दूसरे TCCs के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग में कर सकता है। इसे G20 प्रेसिडेंसी और UNSC रिफॉर्म से भी जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, इसे G20 प्रेसिडेंसी, जहां भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की बात की, और UNSC रिफॉर्म्स, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार से जोड़ा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट अफगानिस्तान टॉकिंग टू द तालिबान। ये तो काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। हाँ, द हिंदू का संपादकीय अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की इंडिया विजिट का एनालिसिस कर रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं। ओह, मुत्तकी आए थे? हाँ, इसे रिलेशंस में मेजर रीसेट कहा जा रहा है। ये इंडिया की पॉलिसी में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट का सिग्नल है, जहां प्रैग्मैटिक नेशनल इंटरेस्ट्स को तालिबान रिजीम के आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन पर प्रायोरिटी दी जा रही है। मतलब देशित पहले, विचारधारा बाद में। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। 2021 में तालिबान के सत्ता पर कब्जे के बाद किसी तालिबान मिनिस्टर की ये पहली हाई लेवल इंडिया विजिट है। ये विजिट पॉसिबल हुई UN सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस वेवर से, क्योंकि मुत्ताकी एक सैंक्शन्ड टेररिस्ट है। अरे, सैंक्शन्ड है फिर भी आए? हाँ, वेवर मिला था। इंडिया का आर्ग्यूमेंट क्या है? सिक्योरिटी रिस्क्स को न्यूट्रलाइज करना, इंडियन इन्वेस्टमेंट्स की रक्षा करना और तालिबान पाकिस्तान के बीच बढ़ती रिफ्ट का फायदा उठाना। अच्छा, पाकिस्तान से उनकी बन नहीं रही। कुछ ऐसा ही लग रहा है कि आउटकम्स, मुख्य परिणाम क्या हैं? इंडिया काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को फुल डिप्लोमैटिक प्रेजेंस, पूर्ण राजनैतिक उपस्थिति में अपग्रेड करेगा और डिप्लोमैट्स, राजनयिकों का एक्सचेंज होगा। तालिबान ने अश्योरेंस दिया है कि अफगान धरती का इस्तेमाल इंडिया विरोधी एक्टिविटीज के लिए नहीं होगा। सिलेबस टैग GS पेपर 2, इंडिया एंड नेबरहुड, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ अदर कंट्रीज, भारत और पड़ोस अन्य देशों की नीतियों का प्रभाव। की कॉन्सेप्ट्स: रियल पॉलिटिक, यथार्थवादी राजनीति, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस, व्यवहारिक विचारों रादर देन मॉरल, नैतिक और आइडियोलॉजिकल, वैचारिक वंस। डी फैक्टो रिकग्निशन, वास्तविक मान्यता, किसी एरिया पर गवर्नमेंट के इफेक्टिव कंट्रोल, प्रभावी नियंत्रण को एक्सेप्ट करना विदाउट गिविंग फुल लीगल डी ज्यूरिस कानूनी रिकग्निशन। इंडिया का मिशन अपग्रेड करना इसी डायरेक्शन में एक स्टेप है। और टेक्निकल मिशन? तकनीकी मिशन, तकनीकी मैंडेट,
सीमित जनादेश वाली डिप्लोमेटिक प्रेजेंस, राजनीतिक उपस्थिति, अक्सर कॉन्सुलर, वाणिज्य दूतावास संबंधी और ह्यूमैनिटेरियन मानवीय कार्यों पर फोकस्ड, फुल एम्बेसी से कम। प्रीलिम्स फैक्ट्स। विजिटर आमिर खान मुत्तकी, अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर। यूएन सैंक्शंस, मुत्तकी यूएनएससी की सैंक्शनड टेररिस्ट लिस्ट में है। विजिट के लिए ट्रैवल बैन वेवर की जरूरत पड़ी। इंडियाज मिशन इन काबुल, टेक्निकल मिशन से फुल डिप्लोमेटिक प्रेजेंस में अपग्रेड। मेंस एनालिसिस पे आते हैं। पहला, ये वैल्यू बेस्ड से इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिसी में शिफ्ट है। 2001 के बाद 2 डेकेड्स, 2 दशकों तक इंडिया की पॉलिसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का सपोर्ट और तालिबान का अपोज करने पर बेस्ड थी। ये एंगेजमेंट 180 डिग्री टर्न है। बिल्कुल यू टर्न जैसा। हाँ, ये नेशनल इंटरेस्ट के कोल्ड कैलकुलेशन से ड्रिवन है। तालिबान के कंट्रोल में होने से न्यू दिल्ली ने रियलाइज किया है कि डिसएंगेजमेंट एंगेजमेंट से बड़ा रिस्क है। मेन ड्राइवर्स हैं सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स, सुरक्षा अनिवार्यताएं, अफगानिस्तान को इंडिया विरोधी टेरर ग्रुप्स जैसे LET, JAM के लिए सेफ हेवन बनने से रोकना और पाकिस्तान के प्रभाव का काउंटर करना। तालिबान पाकिस्तान रिलेशंस में गिरावट ने इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। दूसरा पॉइंट रिकग्निशन की तरफ बढ़ते कदम, ऐसा लग रहा है। हाँ, द इंक्रीमेंटल पाथ टू रिकग्निशन, मान्यता की ओर वृद्धिशील मार्ग। इंडिया कॉशियसली, सावधानी से तालिबान रिजीम को रिकग्नाइज करने के पाथ पर चल रहा है, विदाउट बीइंग द फर्स्ट मेजर डेमोक्रेसी टू डू सो। टेक्निकल मिशन को अपग्रेड करना और डिप्लोमैट्स एक्सचेंज करना फॉर्मल डे जॉ रिकग्निशन से कम है, बट तालिबान गवर्नमेंट को कुछ हद तक लेजिटिमेसी देता है। मतलब धीरे धीरे। हाँ, ये इंक्रीमेंटल अप्रोच इंडिया को ग्राउंड पर इंटरेस्ट सिक्योर करते हुए डिप्लोमैटिक फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने देता है। ये इंडिया की पोजीशन को रशिया, चाइना, ईरान जैसे अदर रीजनल पावर्स के क्लोजर लाता है। लेकिन इसमें रेपुटेशनल रिस्क भी तो है। दुनिया क्या कहेगी? एग्जैक्टली। तीसरा पॉइंट यही है, द रेपुटेशनल रिस्क एंड डिप्लोमैटिक टाइट रोप, प्रतिष्ठा जोखिम और राजनयिक रस्सी पर चलना। एडिटोरियल के अकॉर्डिंग विजिट कंट्रोवर्सी से भरी थी, जैसे विमेन जर्नलिस्ट्स, महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर रखना। ओह, ये तो गलत हुआ। हाँ, विमेन्स एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट पर रिग्रेसिव पॉलिसीज, प्रतिगामी नीतियों और पॉलिटिकल इंक्लूसिविटी, राजनीतिक समावेशिता की कमी के लिए इन्फेमस रिजीम को ख्यात शासन के साथ वार्मली एंगेज करके इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी रेपुटेशन को डैमेज करने का रिस्क उठाता है। गवर्नमेंट एक टफ बैलेंसिंग एक्ट कर रही है। ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस की निंदा किए बिना हार्डकोर सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स को कैसे सिक्योर किया जाए? बहुत मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है ये तो। बिल्कुल। न्यू दिल्ली के पब्लिक स्टेटमेंट्स ह्यूमैनिटेरियन एड, मानवीय सहायता और सिक्योरिटी अश्योरेंसेस पर फोकस्ड है। तालिबान की इंटरनल पॉलिसीज, आंतरिक नीतियों पर पब्लिक कमेंट से बचते हुए। इम्प्लीकेशंस? शॉर्ट टर्म में सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, सुरक्षा समन्वय, ट्रेड एड फ्लो, व्यापार सहायता प्रवाह, डिप्लोमैटिक चैनल्स। मीडियम टर्म में अफगानिस्तान में स्ट्रॉन्गर फुटहोल्ड, मजबूत पकड़, बट वेस्टर्न एलाइज, पश्चिमी सहयोगियों, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, मानवाधिकार संगठनों से क्रिटिसिज्म, आलोचना। लॉन्ग टर्म में पॉलिसी की सक्सेस तालिबान के अश्योरेंसेस पर डिपेंड करेगी। वे फॉरवर्ड। एंगेजमेंट जरूरी है, बट इंक्लूसिव पॉलिटिकल प्रोसेस, समावेशी राजनीति प्रक्रिया और विमेन माइनॉरिटीज राइट्स, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए प्रेशर जारी रखना चाहिए। रिकॉग्निशन एड को तालिबान के कॉन्क्रीट एक्शंस ऑन टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट्स से लिंक करना चाहिए। रेपुटेशन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करनी चाहिए। प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट वर्सेस सपोर्टिंग आइडियोलॉजी। क्रॉस लिंक्स। इंडियाज नो फर्स्ट रिकॉग्निशन पॉलिसी, भारत की पहले मान्यता नहीं नीति और चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द थर्ड IR न्यूज। पोस्ट गाजा समिट जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड में इंडिया की पोजीशन। ये क्या मामला है? हुआ ये है कि इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में US मीडिएटेड सीजफायर और हॉस्टेजेस की रिहाई के बाद इजिप्ट में एक पीस समिट हुआ। वहां US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की प्रेज की। अच्छा, तारीफ की। हाँ, गाजा में पीस एफर्ट्स का वेलकम करते हुए ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीजफायर की मध्यस्थता करने के अपने डिस्प्यूटेड क्लेम को भी रिपीट किया। ओह बॉय।
अरे ये दावा तो पहले भी किया था उन्होंने। हाँ वही कॉन्टेक्स्ट। समिट हुआ शर्म एल शेख इजिप्ट में। ट्रम्प के स्टेटमेंट्स थे, पीएम मोदी के लीडरशिप की प्रेज, अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एट द टॉप, इंडिया पाकिस्तान के बीच पीस की होप जताई। इंडिया का स्टैंड क्या रहा? पीएम मोदी ने ऑफिशियली हॉस्टेजेस की रिहाई का वेलकम किया और रीजन में ट्रम्प के पीस एफर्ट्स का सपोर्ट किया। बट इंडिया ने कंसिस्टेंटली कहा है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी सीज फायर, डायरेक्ट डीजीएमओ लेवल टॉक्स, सीधी डीजीएमओ स्तरीय वार्ता का रिजल्ट था, नॉट थर्ड पार्टी मीडिएशन, तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का। सिलेबस टैग GS पेपर 2, बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ अदर कंट्रीज। द्विपक्षीय क्षेत्रीय वैश्विक समूह, अन्य देशों की नीतियों का प्रभाव। की कॉन्सेप्ट्स। थर्ड पार्टी मीडिएशन, तीसरे पक्ष की मध्यस्थता, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन आउटसाइड कंट्री एंटिटी टू हेल्प रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अदर्स। इंडिया ने हिस्टोरिकली इसका अपोज किया है, स्पेशली ऑन कश्मीर। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, a state's ability to pursue its national interests and preferred foreign policy without being constrained by other states. Calibrated diplomacy, a nuanced diplomatic approach involving carefully measured responses and actions. प्रीलिम्स फैक्ट्स। गाजा समिट लोकेशन शार्म एल शेख, इजिप्ट। ट्रंप का क्लेम, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में हेल्प की। इंडियाज ऑफिशियल पोजीशन, हॉस्टिलिटी की एंड। DGMOs, डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, सैन्य संचालन महानिदेशक के बीच डायरेक्ट टॉक्स का रिजल्ट थी। Means analysis. पहला, leveraging praise while upholding principle. सिद्धांत को बनाए रखते हुए प्रशंसा का लाभ उठाना। यूएस प्रेसिडेंट की प्रेज इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग, वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाती है। बट ट्रंप का इसे फैक्चुअली इनकरेक्ट क्लेम्स, तथ्यात्मक रूप से गलत दावों जैसे इंडिया पाक मीडिएशन के साथ जोड़ना एक चैलेंज है। हाँ, क्योंकि भारत तो कहता है मध्यस्थता नहीं हुई। एग्जैक्टली इंडिया की लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल इश्यूज में कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं। ट्रंप के क्लेम का डायरेक्ट पब्लिक रिबटल, सीधा सार्वजनिक खंडन, एक की पार्टनर के साथ अननेसेसरी डिप्लोमैटिक फ्रिक्शन, अनावश्यक राजनयिक दरार पैदा कर सकता है। सो व्हाट टू डू? तो इंडिया ने क्या किया? चुप रहे। एग्जैक्टली यही आता है दूसरा पॉइंट, द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, रणनीतिक चुप्पी की कला। इंडिया का रिस्पॉन्स एक मैच्योर और कैलिब्रेटेड डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजी दिखाता है। पीएम मोदी का एक्स, फॉर्मली ट्विटर, पर पब्लिक स्टेटमेंट स्पेसिफिकली गाजा में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स का वेलकम करने और उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट ट्रंप के एफर्ट्स का सपोर्ट करने पर फोकस था। अच्छा, सिर्फ गाजा पर फोकस किया? हाँ, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के मेंशन पर एक कंस्पिक्यूअस एंड डिलिबरेट साइलेंस, विशिष्ट और जानबूझकर चुप्पी थी। ये स्ट्रैटेजिक साइलेंस एक पावरफुल टूल है। ये इंडिया को प्रेज एक्सेप्ट करने और मिडिल ईस्ट में यूएस की पॉजिटिव रोल को एक्नॉलेज करने देता है, while refusing to lend any credibility to the mediation claim. बयान के उस पार्ट से एंगेज ना करके इंडिया पब्लिक कॉन्फ्रंटेशन को ट्रिगर किए बिना अपने कोर फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल को मेंटेन रखता है। स्मार्ट मूव। वाकई स्मार्ट। और इसका स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सामरिक स्वायत्ता पर क्या इम्पैक्ट है? तीसरा पॉइंट यही है, इम्प्लीकेशंस फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सामरिक स्वायत्तता के निहितार्थ। ये इंसिडेंट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करने का एक केस स्टडी है। ये दिखाता है कि इंडिया शेयर्ड कंसर्न के इश्यूज जैसे मिडिल ईस्ट में शांति पर ग्लोबल पावर्स के साथ कंस्ट्रक्टिवली एंगेज कर सकता है, while fiercely guarding its sovereign space on core national interest issues. मतलब अपनी बात भी रख ली और झगड़ा भी नहीं किया। बिल्कुल, एक फॉरेन लीडर के स्टेटमेंट को पास करने, पॉजिटिव एलिमेंट्स को एम्ब्रेस करने और प्रॉब्लमैटिक वंस को क्वाइटली साइड स्टेप करने की एबिलिटी कॉन्फिडेंट और ऑटोनमस फॉरेन पॉलिसी एग्जीक्यूशन की हॉलमार्क है। इम्प्लीकेशंस। निहितार्थ, शॉर्ट टर्म में इंडियन और यूएस लीडरशिप के बीच पॉजिटिव केमिस्ट्री रीइंफोर्स होगी, ट्रेड डिफेंस में गेन्स। मीडियम टर्म में इंडिया की नो थर्ड पार्टी मीडिएशन स्टैंस की क्रेडिबिलिटी मजबूत होगी। लॉन्ग टर्म में पावरफुल बट अनप्रिडिक्टेबल लीडर्स के साथ रिलेशंस नेविगेट करने के लिए टेम्पलेट मिलेगा। बाय फॉरवर्ड। आगे की राह। सेलेक्टिव एंगेजमेंट की पॉलिसी जारी रखें। बायलैटरल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पर प्रिंसिपल्ड स्टैंड क्लियरली रीइटरेट करें।
नेबर्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल्स जैसे पाकिस्तान के साथ DGMO हॉटलाइन में इन्वेस्ट करना जारी रखें। क्रॉस लिंक्स। शिमला एग्रीमेंट 1972, इंडियाज डी-हाइफेनेशन पॉलिसी। ओके, टाइम टू स्विच लेन्स टू एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ खबर है G20 DRR फोरम में इंडिया के स्टैंड के बारे में। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स के रूप में देखना। साउथ अफ्रीका में G20 मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR आपदा जोखिम न्यूनीकरण हुई। हाँ, ये काफी जरूरी है आजकल। बिल्कुल, इंडिया ने रोबस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, मजबूत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की एडवोकेसी की, उन्हें टेक्नोलॉजिकल लग्जरीज नहीं बल्कि रेजिलियंस में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स बताया। इंडिया को रिप्रेजेंट किया प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर PK मिश्रा ने। इंडिया ने क्या शोकेस किया? अपना एडवांस्ड इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम, उन्नत एकीकृत चेतावनी प्रणाली और इसे ग्लोबल पब्लिक गुड यानी वैश्विक सार्वजनिक भलाई बताते हुए ज्यादा इंटरनेशनल कॉपरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का कॉल दिया। बैकग्राउंड क्या इसका? फोरम G20 मिनिस्टेरियल मीटिंग ऑन DRR, इंडिया सिस्टम, भारत की प्रणाली, एक मल्टी एजेंसी आर्किटेक्चर जो मीटियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, साइज्मिक और ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशंस को कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल, कैप कंप्लायंट इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम के माध्यम से इंटीग्रेट करती हैं। मतलब सब एजेंसीज मिलके काम करते हैं? हाँ, ग्लोबल इनिशिएटिव वैश्विक पहल है। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल फ्रेमवर्क, सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी ढांचा। सिलेबस टैग GS पेपर 3, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा और आपदा प्रबंधन। की कॉन्सेप्ट्स: अर्ली वार्निंग सिस्टम EWS, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, हैजर्ड्स की मॉनिटरिंग, प्रिडिक्शन, रिस्क असेसमेंट, कम्युनिकेशन और प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज की इंटीग्रेटेड सिस्टम जो टाइमली एक्शन लेने में इनेबल करती है। कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल CAP, पब्लिक वार्निंग्स के एक्सचेंज के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड डेटा फॉर्मेट, मानकीकृत डेटा प्रारूप जो इंटरऑपरेबिलिटी, अंतर संचालनीयता इंश्योर करता है। डिजास्टर रिस्क इंडेक्स, आपदा जोखिम सूचकांक, एरियाज को उनकी वल्नरेबिलिटी, भेद्यता, एक्सपोजर, जोखिम और कोपिंग कैपेसिटी की कमी के आधार पर मेजर करने का टूल। प्रीलिम्स फैक्ट्स: G20 DRR बैठक, लोकेशन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। इंडिया की वार्निंग सिस्टम मल्टी एजेंसी, इंटीग्रेटेड, कैप कंप्लायंट। अलर्ट्स इशूड, जारी किए गए अलर्ट 109 बिलियन से ज्यादा। वाओ! हाँ, 109 बिलियन, मैं रिपीट कर रही हूँ, 109 बिलियन अलर्ट्स। इनक्रेडिबल। DRR फाइनेंसिंग मॉडल, वित्त पोषण मॉडल, फाइनेंस कमीशन के तहत एस्टैब्लिश्ड, मल्टी ईयर, बहुवर्षीय, रूल्स बेस्ड, नियम आधारित और डिसेंट्रलाइज्ड, विकेंद्रीकृत। मेंस एनालिसिस। पहला, डिजास्टर मैनेजमेंट को जियोपॉलिटिकल लीडरशिप के रूप में फ्रेम करना। हाँ, अर्ली वार्निंग को ग्लोबल पब्लिक गुड डिक्लेयर करके इंडिया डिस्कशन को टेक्निकल ह्यूमैनिटेरियन इशू से एलिवेट करके ग्लोबल गवर्नेंस और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल पे ले जा रहा है। ये स्ट्रेटेजिक मूव है। मतलब हम दुनिया को राह दिखा रहे हैं। बिल्कुल, क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स के एरा में डिजास्टर मैनेजमेंट में प्रूवन कैपेबिलिटीज वाला नेशन सिग्निफिकेंट सॉफ्ट पावर एक्सरसाइज कर सकता है। इंडिया अपने मॉडल को अदर नेशंस, स्पेशली ग्लोबल साउथ के लिए एक टेम्पलेट के रूप में ऑफर कर रहा है। ये इंडिया को एक लीडर और सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में पोजीशन करता है। दूसरा, एक स्केलेबल, अनुमापनीय और इंटीग्रेटेड मॉडल। एकीकृत मॉडल, प्रिसाइसली। भारत का मल्टी एजेंसी आर्किटेक्चर पर एम्फेसिस इम्पॉर्टेंट है। EWS की सक्सेस सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं, इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, संस्थागत समन्वय पर डिपेंड करती है। डाइवर्स बॉडीज को एक सिंगल इंटरऑपरेबल सिस्टम में इंटीग्रेट करके इंडिया ने एक होलिस्टिक और स्केलेबल मॉडल बनाया है। 109 बिलियन अलर्ट्स का स्टैगरिंग फिगर सिस्टम की कैपेसिटी और रीच को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये 109 बिलियन वाला आंकड़ा वाकई इंप्रेसिव है। हाँ, ये प्रैक्टिकल प्रूवन सक्सेस स्टोरी एक पावरफुल डिप्लोमैटिक टूल है। और फाइनेंस को गवर्नेंस से लिंक करना, ये पॉइंट क्या है? हाँ, तीसरा पॉइंट, लिंकिंग फाइनेंस टू गवर्नेंस, वित्त को शासन से जोड़ना। इंडिया के DRR फाइनेंसिंग मॉडल पर प्रेजेंटेशन भी सिग्निफिकेंट है। फाइनेंस कमीशन के रोल को हाईलाइट करके
इंडिया ने अंडरलाइन किया कि डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रति उसका अप्रोच एडहोक नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल और फिस्कल फ्रेमवर्क, राजकोषीय ढांचे के भीतर स्ट्रक्चरली एम्बेडेड, संरचनात्मक रूप से अंतर्निहित है। मतलब फंडिंग का प्रॉपर सिस्टम है। एग्जैक्टली। मॉडल की की फीचर्स मल्टी ईयर, रूल्स बेस्ड एलोकेशन और डिसेंट्रलाइज्ड फंडिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और ग्रास रूट्स इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करने की कमिटमेंट शो करती हैं। इम्प्लीकेशंस। निहितार्थ: शॉर्ट टर्म में इंडिया की कैपेबिलिटीज की ग्लोबल रिकग्निशन, मीडियम टर्म में अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल जैसी इनिशिएटिव्स में लीडिंग रोल, कोऑपरेशन, लॉन्ग टर्म में CDRI जैसी इनिशिएटिव्स का लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर के रूप में क्लेम मजबूत। वे फॉरवर्ड। आगे की राह: G20 सपोर्ट से इंटरऑपरेबल रीजनल EWS प्लेटफॉर्म्स बनाएं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग मॉडल को बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में शेयर करें, AIML का यूज करके सिस्टम को अपग्रेड करना कंटिन्यू रखें। क्रॉस लिंक्स: कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। चलो जी, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोन में एंटर करते हैं। आज वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2025 है। हैप्पी स्टैंडर्ड्स डे। हैप्पी स्टैंडर्ड्स डे। हाँ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, जो इंडिया का नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है, राष्ट्रीय मानक निकाय है, 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मना रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने की। इस साल की थीम क्या है? थीम है A shared vision for a better world, standards for sustainable development goals, एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण, सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक। कुछ की इनिशिएटिव्स प्रमुख पहले भी लॉन्च हुई हैं। बिल्कुल। नेशनल लाइटिंग कोड ऑफ इंडिया 2025, भारत का राष्ट्रीय प्रकाश संहिता 2025, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS, शिक्षण प्रबंधन प्रणाली और ऑनलाइन स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट OSD, ऑनलाइन मानक विकास मॉड्यूल। ये स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण की स्ट्रेटेजिक रोल पर लाइट डालता है। बैकग्राउंड: इवेंट वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, अक्टूबर 14। आयोजक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत। सिलेबस टैग्स: GS पेपर 3, साइंस एंड टेक एप्लीकेशंस, कंजर्वेशन, विज्ञान और तकनीक अनुप्रयोग, संरक्षण। GS पेपर 2, गव पॉलिसीज, सरकारी नीतियां। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो, इंडिया का नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी, BIS एक्ट 2016 के तहत एस्टैब्लिश्ड। स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन, गुणवत्ता प्रमाणन के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, UN द्वारा 2015 में सेट 17 ग्लोबल गोल्स। स्टैंडर्डाइजेशन, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, तकनीकी मानकों को इम्प्लीमेंट और डेवलप करने का प्रोसेस बेस्ड ऑन कंसेंसस, आम सहमति, अमंग वेरियस पार्टीज। प्रीलिम्स फैक्ट्स: वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे अक्टूबर 14, 14 अक्टूबर। इंडिया का नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी BIS का नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नया कोड लॉन्च हुआ, नेशनल लाइटिंग कोड ऑफ इंडिया 2025। मेंस एनालिसिस: ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वाला इवेंट नहीं है, राइट? स्टैंडर्ड्स मैटर। हाँ, स्टैंडर्ड्स तो बहुत मैटर करते हैं। एब्सोल्युटली नॉट। पहला पॉइंट, स्टैंडर्डाइजेशन एज अ टूल फॉर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, नीति कार्यान्वयन के लिए एक उपकरण के रूप में मानकीकरण। थीम का स्टैंडर्ड्स को SDGs से लिंक करना दिखाता है कि स्टैंडर्डाइजेशन को नेशनल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा में किया जा रहा है। स्टैंडर्ड सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं है। एग्जाम्पल, नेशनल लाइटिंग कोड 2025 सिर्फ बल्ब्स की क्वालिटी के बारे में नहीं है। यह एनर्जी एफिशिएंसी के लिए एक क्रिटिकल टूल है जो डायरेक्टली SDG 7, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, और SDG 13, क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई में कंट्रीब्यूट करता है। ये दिखाता है कि टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हाई लेवल पॉलिसी गोल्स को रियलाइज करने के लिए फंडामेंटल है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो या पेरिस एग्रीमेंट के तहत इंडिया के NDCs हो। और ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाला एंगल क्या है? LMS, OSD? दूसरा पॉइंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस।
मानकीकरण प्रक्रिया का डिजिटल परिवर्तन। LMS और OSD मॉड्यूल स्टैंडर्ड सेटिंग इकोसिस्टम को मॉडर्नाइज करने की डायरेक्शन में एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स प्रोसेस को ज्यादा एफिशिएंट, कुशल, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी और पार्टिसिपेटरी सहभागी बना सकते हैं। मतलब सब लोग जुड़ सकते हैं। हाँ, OSD मॉड्यूल MSMEs, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, एकेडमिक्स, शिक्षाविद, कंज्यूमर ग्रुप्स, उपभोक्ता समूह जैसे वाइडर स्टेक होल्डर्स, व्यापक हितधारकों को स्टैंडर्ड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने की परमिशन दे सकता है। ये गुड गवर्नेंस, सुशासन और SDG 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, शांति, न्याय और मजबूत संस्थान के प्रिंसिपल्स के अनुरूप है। मतलब सबको साथ लेकर चलना। एंड द थर्ड पॉइंट, ग्लोबल कनेक्शन। तीसरा, अलाइनिंग विद ग्लोबल नॉर्म्स फॉर इकोनॉमिक कम्पिटिटिवनेस, आर्थिक प्रतिस्पर्धा के लिए वैश्विक मानदंडों के साथ संरेखण। अपने स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क को SDGs जैसे ग्लोबल गोल्स के साथ अलाइन करके इंडिया अपने प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को भी एनहेंस करता है। अच्छा, इससे एक्सपोर्ट्स में मदद मिलेगी? बिल्कुल। ग्लोबल सप्लाई चेन्स सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल कंप्लायंस को इंक्रीजिंगली प्रायोरिटाइज कर रही हैं, तो इन गोल्स को रिफ्लेक्ट करने वाले स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बने प्रोडक्ट्स की मार्केट एक्सेस बेटर होगी। ये इंडियन इंडस्ट्रीज को पोटेंशियल ट्रेड बैरियर्स जैसे कार्बन टैक्सेस और सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड रेगुलेशन से अहेड रहने में हेल्प करता है, फ्यूचर प्रूफिंग द इकोनॉमी। Implications. शॉर्ट टर्म में स्टैंडर्ड्स के रोल पर अवेयरनेस, BIS का वर्क स्ट्रीमलाइंड। मीडियम टर्म में लाइटिंग कोड से एनर्जी एफिशिएंसी, कार्बन एमिशन रिडक्शन, इंक्लूसिव स्टैंडर्ड सेटिंग। लॉन्ग टर्म में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी, कम्पिटिटिवनेस को बूस्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट गोल्स की अचीवमेंट। वे फॉरवर्ड, आगे की राह। BIS को नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के वाइड अडॉप्शन और अवेयरनेस इंश्योर करनी चाहिए। डिफरेंट SDGs से लिंक्ड और स्टैंडर्ड्स डेवलप करने की नीड है, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट एटसेट्रा। गवर्नमेंट को BIS और स्टैंडर्डाइजेशन के प्रिंसिपल्स को सभी मेजर नेशनल मिशंस और डेवलपमेंट प्लान्स के को डिजाइन में इंटीग्रेट करना कंटिन्यू रखना चाहिए। क्रॉस लिंक्स। उजाला योजना, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। अब बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा की। एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2025 स्टार्ट हुई है। साउंड्स लाइक अ बडी कॉप मूवी नेम। हाँ, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, संयुक्त सैन्य अभ्यास का 4th एडिशन, चौथा संस्करण है, जो 13 अक्टूबर को पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और 26 अक्टूबर तक चलेगा। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? इसमें दोनों देशों की आर्मीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। फोकस है अर्बन और सेमी अर्बन सेटिंग्स में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, आतंकवाद रोधी अभियानों और UN पीस कीपिंग मिशंस पर बेस्ड सिनारियोज में इंटर ऑपरेबिलिटी एनहांस करना। बैकग्राउंड। एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंट 2023 4th एडिशन। लोकेशन अर्विन बैरिक्स, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। सिलेबस टैग्स GS पेपर 3, सिक्योरिटी चैलेंजेस, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा चुनौतियां, विभिन्न सुरक्षा बल, GS पेपर 2, बायलैटरल ग्रुपिंग्स, द्विपक्षीय समूह। की कॉन्सेप्ट्स। इंटरऑपरेबिलिटी, अंतर संचालनीयता, डिफरेंट कंट्रीज की मिलिट्री फोर्सेस की एबिलिटी टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। अर्बन वॉरफेयर, शहरी युद्ध, combat conducted in urban areas like towns and cities. Quad, quadrilateral security dialogue, Chaturbhuj Suraksha Samvad, strategic security dialogue between Australia, India, Japan and the United States. Prelims facts. Exercise name Ostra Hind 2025. Countries involved India and Australia. Location Perth, Australia. Primary focus counter-terrorism in urban settings. शहरी settings में आतंकवाद रोधी. Mains analysis. पहला, The Quad's military dimension in action. Quad का सैन्य आयाम क्रियान्वयन में। हालांकि क्वाड को ऑफिशियली नॉन मिलिट्री पार्टनरशिप कहा जाता है, ऑस्ट्रा हिंद जैसे एक्सरसाइजेज इसके अंडरलाइंग सिक्योरिटी डायमेंशन की प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन, व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। मतलब क्वाड सिर्फ बातें नहीं, एक्शन भी है। हाँ, कह सकते हैं।
दो क्वेड मेंबर्स की आर्म्ड फोर्सेस के बीच इंटरऑपरेबिलिटी इन्हांस करने का प्राइमरी गोल इंडो पैसिफिक में एक क्रेडिबल, विश्वसनीय, कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, समन्वित सुरक्षा वास्तुकला बनाने की डायरेक्शन में एक क्लियर स्टेप है। ये एक्सरसाइजेज इंश्योर करती हैं कि सिक्योरिटी कंटिंजेंसी, सुरक्षा आकस्मिकता आने पर मेंबर कंट्रीज की आर्मीज सीमलेसली एक साथ काम कर सकें। जे क्वाड के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के विजन को ऑपरेशनलाइज करता है और रीजनल स्टेबिलिटी के प्रति मेंबर्स की कमिटमेंट का स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। दूसरा पॉइंट मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। यस, एवॉल्विंग नेचर ऑफ मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट, आधुनिक संघर्ष की विकसित प्रकृति। एक्सरसाइज का अर्बन एंड सेमी अर्बन टेरेन में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पर स्पेसिफिक फोकस हाईली रेलेवेंट है। मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्लूडिंग कन्वेंशनल एंड असिमेट्रिक थ्रेट्स, असम्मित खतरे, इंक्रीजिंगली पॉपुलेटेड एरियाज में हो रहे हैं। हाँ, आजकल लड़ाई शहरों में ज्यादा होती है। बिल्कुल। ट्रेडिशनल जंगल माउंटेन वॉरफेयर से अर्बन सेटिंग्स में ये शिफ्ट न्यू टैक्टिक्स, नई रणनीतियों, टेक्नोलॉजीज, प्रौद्योगिकियों और कोलैटरल डैमेज, समपार्श्विक क्षति कम करने के लिए हाई प्रिसिजन, उच्च सटीकता की डिमांड करता है। इन कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स में एक साथ ट्रेनिंग करके इंडियन और ऑस्ट्रेलियन आर्मीज फ्यूचर की मोस्ट लाइकली सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। और यूएन पीसकीपिंग वाला एंगल इसमें क्यों डाला? गुड क्वेश्चन। तीसरा पॉइंट, बिल्डिंग ट्रस्ट बियॉन्ड अ कॉमन थ्रेट, एक सामान्य खतरे से परे विश्वास का निर्माण। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन से इंस्पायर्ड सिनेरियोज को इंक्लूड करना एक नोटेबल एलिमेंट है। यह दोनों आर्मीज को एक नॉन कॉन्फ्रंटेशनल, गैर टकराव वाले ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क में कॉपरेट और सिनर्जी बिल्ड करने की परमिशन देता है। अच्छा, इससे ट्रस्ट बढ़ता है। हाँ, ये ड्यूअल पर्पस सर्व करता है। फ्यूचर यूएन मिशंस में जॉइंट डिप्लॉयमेंट के लिए आर्मीज को प्रिपेयर करता है और एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में फाउंडेशनल ट्रस्ट, आधारभूत विश्वास और प्रोफेशनल बॉन्ड्स बनाता है जो एक्सप्लिसिटली किसी एक कंट्री के खिलाफ डायरेक्टेड नहीं है। पार्टनरशिप को सस्टेनेबल तरीके से स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। इम्प्लीकेशंस? शॉर्ट टर्म में बेटर टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे की प्रोसीजर्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग। मीडियम टर्म में स्ट्रॉन्गर इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पार्टनरशिप, क्वाड का स्ट्रेटेजिक वेट बढ़ना, फ्यूचर में बिगर एक्सरसाइजेस। लॉन्ग टर्म में इंडो पैसिफिक में कलेक्टिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का डेवलपमेंट, रीजनल स्टेबिलिटी, डिटरेंट। वे फॉरवर्ड? ऑस्ट्रो-हिंड के स्कोप को नेवर, नौसेना और एयरफोर्स वायुसेना कंपोनेंट्स को इंक्लूड करने के लिए एक्सपैंड करें। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। लेसन्स लर्न्ड को इंस्टीट्यूशनलाइज करें। कॉमन एसओपीज, मानक संचालन प्रक्रियाएं डेवलप करें। जॉइंट डेवलपमेंट और डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन के अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें। क्रॉस लिंक्स? एक्सरसाइज मालाबार, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल इश्यूज एंड वेलफेयर और वापस आते हैं सॉल्वाकोड प्रोजेक्ट पर, बट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। हाँ, सवालकोड प्रोजेक्ट पर न्यू पुश एक क्रिटिकल सोशल इशू को हाईलाइट करता है, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट यानी विकास प्रेरित विस्थापन। फिगर्स बताते हैं कि प्रोजेक्ट लगभग 1500 फैमिलीज को डिस्प्लेस करेगा और 847 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट लैंड के डाइवर्जन की नीड होगी, जिस पर कई कम्युनिटीज अपनी लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट है। और आरएनआर कॉस्ट कितनी थी? 0.6%? हाँ, कंसर्न ये है कि रिहैबिलिटेशन कॉस्ट टोटल प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर का केवल 0.6% है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, केवल 0.6%. This indicates potential under provision for the affected population. It's almost criminal. ये तो वाकई बहुत चिंता की बात है। बैकग्राउंड? Issue development induced displacement and resettlement, विकास प्रेरित विस्थापन और पुनर्वास। Affected population, J&K में लगभग 1500 परिवार। सिलेबस टैग्स? जीएस पेपर 1 सोशल एम्पावरमेंट, इंडियन सोसाइटी, सामाजिक सशक्तिकरण, भारतीय समाज। जीएस पेपर 2 वेलफेयर स्कीम्स, कल्याणकारी योजनाएं। की कॉन्सेप्ट्स: डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, विकास प्रेरित विस्थापन, कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स को उनके होम्स, लैंड्स और लाइवलीहुड से फोर्स करना फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स, माइंस, एटसेट्रा।
Rehabilitation and Resettlement (RNR) Adverse impacts of displacement को mitigate करने का process by providing compensation, alternative housing, livelihood restoration opportunities, etc. Social Impact Assessment (SIA) Planned interventions के intended और unintended social consequences, positive and negative, को analyze, monitor और manage करने का process. Prelims. Facts. Number of families to be resettled approx 1,500, 1,500. Forest land to be diverted 847 hectares. R&R cost allocation 0.6% of total project expenditure. Mains analysis. पहला, the invisibility of social costs. सामाजिक लागतों की अदृश्यता. Large infrastructure projects के cost benefit analysis में economic benefits like power generation और strategic gains अक्सर highlight होते हैं, while social and environmental costs को underestimate या inadequately compensate किया जाता है. मतलब लोगों की कीमत नहीं समझी जाती? हाँ, कुछ वैसा ही लगता है. 1500 फैमिलीज के रिहैबिलिटेशन के लिए सिर्फ 0.6% का एलोकेशन इस इम्बैलेंस का ग्लेयरिंग इंडिकेटर है. डिस्प्लेसमेंट सिर्फ घर का लॉस नहीं है. इट्स लॉस ऑफ लैंड, लाइवलीहुड, कम्युनिटी टाइज एंड कल्चरल आइडेंटिटी. Inadequate R&R packages can push entire communities into cycles of poverty and marginalization, गरीबी और हाशिए. दूसरा, rights-based approach की need. Absolutely. The need for a rights-based approach. Impact studies से exemption मांगने का pressure development के प्रति rights-based approach को undermine करता है. SI communities पर potential impacts को understand करने, उनकी free, prior and informed consent FPIC स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति ensure करने और एक जस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन पैकेज डिजाइन करने के लिए क्रूशल है. ऐसा स्किप करना तो गलत है. बिल्कुल. इस प्रोसेस को बाईपास करना, स्पेशली JNK जैसे यूनिक सोशियो कल्चरल फैब्रिक वाले रीजन में एक सिग्निफिकेंट गवर्नेंस फेलियर है. फोकस कंपेंसेटरी मॉडल से शिफ्ट होकर ये इंश्योर करने पर होना चाहिए कि अफेक्टेड आबादी डेवलपमेंट प्रोसेस की रियल स्टेक होल्डर्स और बेनिफिशियरीज बने. और फॉरेस्ट राइट्स का क्या? वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना. तीसरा पॉइंट, फॉरेस्ट राइट्स एंड लाइवलीहुड डिपेंडेंस, वन अधिकार और आजीविका निर्भरता. 847 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्शन सिर्फ इन्वायरमेंटल इश्यू नहीं, सोशल इश्यू है. Many local communities, including tribal and pastoral groups, have deep livelihood dependence on forest resources. इस access का loss उनकी traditional economic activities को devastate कर सकता है. हाँ, जंगल पर निर्भर लोगों का क्या होगा? यही सवाल है. ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, वन अधिकार अधिनियम 2006 जैसे लॉज के इम्पोर्टेंस को अंडरलाइन करता है, जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज के राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और फॉरेस्ट लैंड के किसी भी डाइवर्शन के लिए उनकी कंसेंट मैंडेट करते हैं. Implications. शॉर्ट टर्म में अफेक्टेड कम्युनिटीज से प्रोटेस्ट्स, प्रोजेक्ट डिलेज, मीडियम टर्म में इनएडिक्वेट R&R से डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन का इम्पॉवरिशमेंट, मार्जिनलाइजेशन, लॉन्ग टर्म में लोकल कम्युनिटीज में एलियनेशन, इनजस्टिस की फीलिंग डीपन होगी, सोशल फ्रिक्शन. वे फॉरवर्ड. इमीडिएट, कॉम्प्रिहेंसिव और पार्टिसिपेटरी SIA कंडक्ट होना चाहिए, फाइंडिंग्स पब्लिक हो और प्रोजेक्ट डिजाइन में इनकॉर्पोरेट हो, रिहैबिलिटेशन पैकेज को सिग्निफिकेंटली एनहांस किया जाना चाहिए, लैंड फॉर लैंड, स्किल डेवलपमेंट, शेयर इन प्रोजेक्ट बेनिफिट्स, अफेक्टेड कम्युनिटीज से फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, स्पेशली थ्रू ग्राम सभाज को प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने के लिए नॉन निगोशिएबल प्री रेक्विजिट या शर्त के रूप में ऑनर किया जाना चाहिए. क्रॉस लिंक्स. नर्मदा बचाओ आंदोलन, राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, लैर एक्ट 2013, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकान और पारदर्शिता का अधिनियम 2013. वाओ, दैट्स हैवी. चलो, अब कुछ लाइटर साइड पर चलते हैं. कल्चर एंड हेरिटेज, संस्कृति और विरासत. एडवेंचर टूरिज्म मीट 2025 हो रही है. साउंड्स फन. 14 अक्टूबर 2025 को शिलोंग, मेघालय में हो रहा है. ऑर्गेनाइजर्स हैं इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन मीडिया इन कोलैबोरेशन विद मेघालय टूरिज्म. अच्छा, शिलोंग में. ब्यूटीफुल प्लेस.
ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है इंडिया स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की पोटेंशियल को एज अ ग्लोबल हब फॉर सस्टेनेबल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक एडवेंचर टूरिज्म, सतत और समुदाय केंद्रित साहसिक पर्यटन शोकेस और स्ट्रेंथन करना, लिंकिंग कल्चरल प्रिजर्वेशन, सांस्कृतिक संरक्षण विद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, अच्छा। आर्थिक अवसर। बैकग्राउंड? इवेंट थर्ड एडवेंचर टूरिज्म मीट ATM, लोकेशन शिलोंग मेघालय, focus sustainable and inclusive adventure tourism, community participation, cultural preservation. Significance highlights Northeast region's unique cultural and natural heritage like Meghalaya's living root bridges, Jeevit Jadpul, caves and waterfalls. लिविंग रूट ब्रिजेस, वाओ। सिलेबस टैग्स? GS Paper 1, Indian Society, Diversity, Indian Culture, Art Forms, Architecture. भारतीय समाज, विविधता, भारतीय संस्कृति, कलारूप, वास्तुकला। Key concepts: adventure tourism, साहसिक पर्यटन, niche tourism involving exploration or travel with a degree of risk, requiring special skills. Ecotourism, responsible travel to natural areas, conserving environment, sustaining local people's well-being. Living root bridges, Jeevit Jadpul, unique form of tree shaping in Meghalaya where Ficus elastica roots are woven into suspension bridges. Major example of living bioengineering and cultural heritage. Williams Facts. ATM 2025 venue, Shillong, Meghalaya. Key theme, thrill with a conscience, Vivek के साथ रोमांच, balancing adventure with sustainability and responsibility. Unique cultural heritage mentioned, Meghalaya के living root bridges. Means analysis. पहला, manifestation of Act East in cultural and economic policy. Act East का सांस्कृतिक और आर्थिक नीति में प्रकटीकरण. ये इवेंट एक्ट ईस्ट पॉलिसी का कॉन्क्रीट एग्जाम्पल अप्लाइड बियॉन्ड ट्रेडिशनल डोमेन्स ऑफ डिप्लोमेसी एंड सिक्योरिटी. मतलब एक्ट ईस्ट सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, कल्चर भी है. हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट के रिच येट ऑफन आइसोलेटेड कल्चरल एंड नेचुरल लैंडस्केप को नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी में इंटीग्रेट करने का टैंजिबल एफर्ट है. रीजन को एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में प्रमोट करके पॉलिसी एम्स टू क्रिएट लोकल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, फोस्टर डेवलपमेंट एंड बेटर कनेक्ट द रीजन टू मेनलैंड इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. Classic case of using soft power, culture, nature to achieve hard strategic goals of economic growth and regional integration. दूसरा एक सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल, सतत पर्यटन मॉडल को चैंपियन करना. Exactly. मीट का सस्टेनेबिलिटी, सेफ्टी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड इनोवेशन पर एम्फेसिस क्रिटिकल है. नॉर्थ ईस्ट इकोलॉजिकली फ्रैजिल और कल्चरली सेंसिटिव रीजन है. मास टूरिज्म मॉडल डिस्ट्रक्टिव हो सकता है. हाँ, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना जरूरी है. बिल्कुल. इंस्टेड नीश सेगमेंट्स लाइक एडवेंचर टूरिज्म एंड इको टूरिज्म पर फोकस करके स्ट्रैटेजी एम्स टू अट्रैक्ट हाई वैल्यू, लो इम्पैक्ट टूरिज्म. थीम Thrill with a Conscience encapsulates this philosophy. ये अप्रोच इंश्योर्स की इकोनॉमिक बेनिफिट्स लोकल कम्युनिटीज के साथ शेयर हों, incentivizing them to conserve their environment and preserve their cultural heritage like the living root bridges. और तीसरा, कल्चरल प्रिजर्वेशन थ्रू इकोनॉमिक लिंकेज, आर्थिक जुड़ाव के माध्यम से सांस्कृतिक संरक्षण. नॉर्थ ईस्ट में एडवेंचर टूरिज्म इंट्रिंसिकली लिंक्ड है इसके कल्चरल फैब्रिक से. Treks often pass through traditional villages, caving explores sacred sites, community homestays offer authentic cultural immersion. In cultural experiences के लिए economic value create करके, tourism provides a strong incentive for younger generations to preserve their traditions, languages and crafts. मतलब कल्चर बचाओ, पैसा कमाओ. हाँ, एक तरह से ये कल्चरल हेरिटेज को पैसिव रेलिक से एक लिविंग डायनामिक एसेट में ट्रांसफॉर्म करता है जो कम्युनिटीज लाइवलीहुड में कंट्रीब्यूट करता है. कल्चर पेज. इम्प्लीकेशंस. शॉर्ट टर्म में मेघालय नॉर्थ ईस्ट की विजिबिलिटी बढ़ना, टूरिस्ट अराइवल्स में इंक्रीज. मीडियम टर्म में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, लोकल यूथ के लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, गाइड्स, होमस्टे ऑपरेटर्स, आर्टिसंस. लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल मॉडल ऑफ सस्टेनेबल कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, डेवलपमेंट स्टेबिलिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट. वे फॉरवर्ड. आगे की राह. नॉर्थ ईस्ट गवर्नमेंट्स को लोकल कम्युनिटीज के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए,
strict regulations or monitoring mechanisms needed to ensure tourism development adheres to sustainability principles. Unique, culturally rooted tourism circuits develop करने पर focus होना चाहिए. क्रॉस लिंक्स. Swadesh Darshan Scheme, UNESCO World Heritage Sites. ओके, नाउ फॉर द एथिक्स लिंकेजेस सेक्शन. आज के एनालिसिस से 2 केसलेट्स फॉर आवर एस्पिरेंट्स टू पॉन्डर अपॉन. पहला केसलेट, द स्ट्रेटेजिक डैम रणनीतिक बांध सिचुएशन. आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के सेक्रेटरी हैं. पावर और होम मिनिस्ट्री आईडब्ल्यूटी सस्पेंशन के बाद जे.एन.के में सवलकोट प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का हवाला देते हुए फास्ट ट्रैक करने का प्रपोजल ला रहे हैं. वे मैंडेटरी क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट और डिटेल्ड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट से एग्जेम्पशन के लिए प्रेशर डाल रहे हैं. You know the project is in a fragile Himalayan ecosystem, will displace 1500 families and the rehabilitation package is minimal. Ethical dilemmas, नैतिक दुविधाएं क्या हैं? National security versus environmental ethics and social justice. Procedural propriety, प्रक्रियात्मक औचित्य versus executive pressure, कार्यकारी दबाव. Intergenerational, अंतरपीढ़ीगत versus intragenerational equity, अंतःपीढ़ीगत equity. Stakeholders कौन हैं? Local communities, environmental groups, Ministry of Power, Ministry of Home Affairs, future generations, nation's international reputation. Course of action, कार्यवाही का तरीका. Would you approve the exemption? If not, how would you justify your position to the government while acknowledging national security concerns? Aspirants को इस पर seriously सोचना चाहिए. What would you do? दूसरा केसलेट, the diplomatic dilemma. Okay. Situation. आप यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के एम्बेसडर, राजदूत हैं. गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के साथ प्रैग्मैटिकली एंगेज करने का डिसाइड किया है. अ हाई लेवल तालिबान मिनिस्टर जो यूएन सैंक्शंस लिस्ट में है ने न्यू दिल्ली विजिट किया है. अपकमिंग यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल सेशन में वेस्टर्न डेमोक्रेसीज तालिबान के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड की कंडेमनेशन करते हुए एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन लाने का प्लान कर रहे हैं. They have urged India to co-sponsor it. However, your government's new policy is to avoid public criticism of the Taliban. Ethical dilemmas. National interest versus universal values. Professional duty versus personal conscience. Consistency versus hypocrisy. Stakeholders. Government of India. People of Afghanistan, especially women and minorities. Western partner countries. India's international reputation. The UN system. Course of action. What would you advise the government? What stand should India take on the resolution? Can a middle path be found? Again, something for aspirants to reflect upon deeply. चलो जल्दी से रिकैप करते हैं. प्लेसेस, पर्सन्स, रिपोर्ट्स एंड न्यूज. प्लेसेस: सवालकोट जे.एन.के, चिनाब नदी, नई दिल्ली, पर्थ ऑस्ट्रेलिया, शर्म एल शेख, इजिप्ट, शिलोंग मेघालय, दक्षिण अफ्रीका. Persons: P.K. Mishra, Amir Khan Muttaqi, Joel Mokyar, Philippe Aghion, Peter Howitt. मैं नाम रिपीट करती हूँ. P.K. Mishra, Amir Khan Muttaqi, Joel Mokyar, Philip Aghion, Peter Howitt. Reports codes. National Lighting Code of India 2025. Data and infographics check. Sawalakot. 1.8 GW, 1500 families, 847 hectares, 0.6% RNR cost. 9,000 crore cost escalation. मैं ये फिगर्स रिपीट कर रहा हूँ. 1.8 GW, 1500 families, 847 hectares, 0.6% RNR cost, 9,000 crore cost escalation. Shocking figures, really. DRR, 109 billion alerts. Again, 109 billion alerts. UN peacekeeping, 33 plus nations, 5,500 Indian personnel, 179 fatalities. Figures again. 33 plus nations, 5,500 Indian personnel, 179 fatalities. Editorial insight से just facts. सवालाकोट पर The Hindu. 1.8 GW, Chenab, IWT suspension link, ministries seeking exemptions, existing dams, large reservoir, 1,500 families displaced, 847 hectares forest, 0.6% RNR cost, Pakistan challenged IWT suspension. India-Afghan relations पर The Hindu, Muttaqi UN-sanctioned visit, UN waiver enabled, strategic reasons, security, Pak rift, mission upgrade, Muttaqi's assurance, visit controversy, women journalists, editorial,
India missed chance to state stand on women's education employment ban. Time for a quick revision prelims facts. Let's go rapid fire. Ready. 1. Sawalkot Project River. Chenab, State. J&K, Capacity. 1.8 GW. 2. Austrahin 2025. Between. India, Australia. Where. Perth, Focus. Urban CT, 3. Nobel Economics 2025 laureates. Macquarie, Ogyon, Howitt, 4. Creative destruction concept by. Schumpter, Related to. 2025 Econs Nobel. 5. UNTCC conclave host. New Delhi, Who attended. 33 plus TCC chiefs. 6. India's UN fatalities how many. 179, highest. 7. G20 DRR meet. EWS called. Strategic investment, global public good. 8. India's alert system features. Multi-agency, How many alerts? 109 billion plus. 9. World Standards Day date. October 14th. India's body. BIS. 10. Amir Khan Muttaqi who. Afghan acting foreign minister. 11. Living root bridges where. Meghalaya. Highlighted where. ATM Shillong. 12. IWT Chenab is which type of river? Western River. Now, let's look at some mains practice questions. Aspirants should definitely try writing these. हाँ, ये बहुत जरूरी है. 1. GS2 India-Taliban relations. Critically analyze India's recent diplomatic engagement with the Taliban regime. How does New Delhi balance pragmatic security interests with democratic values? 250 words. इसमें critically analyze करना है. मतलब pros, cons और एक balanced conclusion देना होगा. 2. GS3 Sawalkot. Discuss the governance challenges in executing large infrastructure projects like Sawalkot in ecologically and strategically sensitive areas, considering the conflict between strategic imperatives, environment, and social justice. 250 words. यहाँ discuss करना है मतलब different aspects पर detail में चर्चा करनी है. 3. GS3 Nobel Economy. What are the key policy implications of the creative destruction theory, Nobel Economy 2025, for a developing economy like India, particularly in the context of Atmanirbhar Bharat? 250 words. इसमें implications यानी policy takeaways बताने हैं और आत्मनिर्भर भारत से link करना है. 4. GS2 UNTCC Conclave. Evaluate the significance of India convening the UNTCC Conclave, signaling its evolution from contributor to thought leader in peacekeeping for its foreign policy goals. 150 words. यहाँ evaluate करना है मतलब significance का assessment करना है. Awesome. Now time for a quick quiz. 5 questions, test your recall. Q1. The joint military exercise Austra-Hind 2025 is primarily focused on which of the following areas? A. High-altitude mountain warfare. B. Naval anti-piracy operations. C. Counter-terrorism in urban and semi-urban terrain. D. Desert warfare and mechanized infantry tactics. Correct answer is C. Counter-terrorism in urban and semi-urban terrain, as discussed, reflects the nature of modern conflict. Q2. With reference to the 2025 Nobel Prize in Economics, which concept is central to the work of the laureates in explaining sustained economic growth? A. Laissez-faire. B. Keynesian multiplier. C. Comparative advantage. D. Creative destruction. Correct answer is D. Creative destruction, Schumpeter's concept used by the laureates to explain innovation-driven growth. Q3. The Sawalkote hydroelectric project, recently in the news, is being constructed on which river? A. Jhelum. B. Ravi. C. Chenab. D. Satluj. Correct answer is C. Chenab. Located in J&K, already has several dams on it. Q4. India recently hosted the United Nations Troop Contributing Countries UNTCC Chiefs Conclave. Which 2 neighboring countries were notably not invited to this conclave? A. Bangladesh and Nepal. B. Sri Lanka and Bhutan. C. China and Pakistan. D. Myanmar and Maldives. Correct answer is C. China and Pakistan. An important geopolitical detail. Q5. On World Standards Day 2025, the Bureau of Indian Standards launched several initiatives. The theme for the day emphasized the role of standards in achieving what? A. The Make in India targets.
B. A 5 trillion economy. C. The UN Sustainable Development Goals, SDGs. D. Digital India Mission. Correct answer is C, the UN Sustainable Development Goals. The theme was A Shared Vision for a Better World, Standards for Sustainable Development Goals. All right, let's quickly flash 10 flashcards for quick recall. Think fast. Okay? 1. Sawalkote Project. 1.8 GW Hydro Project on Chenab. 2. Austrahin 2025. India-Australia Army Exercise, Perth. 3. UNTCC Conclave. Meeting of UNTCC Chiefs, New Delhi host. 4. Creative Destruction. Old Tech Displacement by Innovation, Nobel 2025. 5. Joel Mokyr. Econ Nobel winner, historian, innovation history. 6. PK Mishra. Principal Secretary PM, G20 DRR Rep, EWS. 7. Amir Khan Muttaqi. Afghan Acting Foreign Minister, India visit. 8. Living Root Bridges. Meghalaya Heritage, Adventure Tourism. 9. BIS. India Standards Body, World Standards Day. 10. Integrated Alert System. Is discussion. Let's bullet point them. Governance, Shasan, the complex balancing act in the Salvakote project between development, strategy, environment, and social justice. A real governance test. Economy. Arthvyavastha. The Nobel Prize highlights the crucial role of creative destruction and innovation-driven growth, highly relevant for India's path forward. International relations, Antarashtriya Sambandh. India is stepping up its role in UN peacekeeping leadership, UNTCC conclave, engaging pragmatically with Afghanistan, Taliban talk, and demonstrating calibrated diplomacy on the global stage, post-Gaza summit. Environment. DRM. पर्यावरण आपदा प्रबंधन, SciTech, Vigyan Pradyogiki. Standardization is a key tool for achieving Sustainable Development Goals, SDGs, as highlighted by BIS. Security. Suraksha. The India-Australia Austro-Hind exercise symbolizes growing defense cooperation and the operationalization of Quad. Social issues, Samajik Mudde. The social cost of displacement in development projects and the need for just rehabilitation, Samalkote, cannot be ignored. Culture. Sanskriti. Adventure tourism in the Northeast can be a model for sustainable development and cultural preservation. ATM Shillong. Absolutely. आज का एनालिसिस दिखाता है कि हर न्यूज़ आइटम आपस में कैसे कनेक्टेड है. Geopolitics, economy, environment, social justice, everything is interconnected. Dear aspirant, each day's news is a microcosm of the syllabus. Today, you see the delicate balance of governance in the Salvakote project, GS23, the complex dance of diplomacy with Afghanistan, GS2, and the intellectual depth of economic theory with the Nobel Prize, GS3. Do not view these as isolated facts. इन्हें इंटरकनेक्टेड केस स्टडीज की तरह देखो जो आपका एनालिटिकल फ्रेमवर्क बिल्ड करते हैं. योर टास्क इज नॉट जस्ट टू नो व्हाट हैपेंड बट टू अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंड एंड व्हाट इट इम्प्लाइज. This depth of understanding is what separates an aspirant from an officer. Every article you analyze, every note you make, is a step towards building that administrative acumen. कंसिस्टेंसी, निरंतरता बनाए रखो, डॉट्स कनेक्ट करो. यू कैन डेफिनेटली डू दिस. डोंट गिव अप. ये डिटेल्ड एनालिसिस आपका प्रेशियस टाइम बचाता है एंड आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड डेप्थ प्रोवाइड करता है. हमारा एम आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना नहीं बल्कि एनालाइज करना सिखाना है. सिंकिंग लाइक एन ऑफिसर स्टार्ट्स नाउ. तो अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताएं. सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. सिर्फ ₹299 में हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करें और सभी वीडियोस का एक्सेस पाएं. एंड अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स कंसिडर करें. इट विल रियली हेल्प अस मेक द चैनल सस्टेनेबल इन द लॉन्ग टर्म. एवरी बिट हेल्प्स. अगले विश्लेषण में फिर मिलेंगे. पढ़ते रहें, बढ़ते रहें. जय हिंद. जय हिंद.